अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों आपकी पार्ट 2 आज वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो कवर होंगे ही, प्लस साथ में दोस्तों आपके कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो दोस्तों आपका ये पूरा सिलेबस को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 भी नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जहां पर आपके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। और अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहा कि शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। देखिए, विद्यालयों में सीखने सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है, इसे ही शिक्षण कहा जाता है। ये बात तो सबको पता है कि टीचर ही पढ़ाता है स्कूल में। ठीक है, शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम तीन बिंदु आते हैं। याद रखने दोस्तों, शिक्षण आपका एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं, टीचर आता है, बच्चे आते हैं और उसमें पाठ्यक्रम तीन बिंदु। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन आज का, ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आपका जॉर्ज वाशिंगटन का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है, यह किसका कथन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका, यह कथन आपका जेम्स एम थाइन का है। ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो उत्तम शिक्षण क्या होता है, योकम व सिप्सन ने उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, इसमें सीखने वाला स्वयं सिखाने के लिए प्रेरित करता है। उत्तम शिक्षण शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। यह प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आपका रायबर्न का है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ये आपके यूपी टेट सी टेट आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण क्या होता है। तो दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण के घटक या कारक आपको बताने। तो दोस्तों संप्रेषण के घटक या कारक निम्नवत हैं, पहला प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा ग्राही और पांचवा प्रतिपुष्टि। संप्रेषण के आपको प्रकार बताने। तो दोस्तों ये दो प्रकार का आपका होता है, पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण क्या है, इसको आपको बताना दोस्तों। एजी मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, सामूहिक संप्रेषण या कक्षा शिक्षण के गुण बताइए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको फायदा ये होगा, लगातार आप सुनते रहेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ दिमाग में जाता रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, खाली आपको एक बार इसको पढ़ना या सुनना होता है और बाकी आप लोग पेपर में इसको बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सामूहिक संप्रेषण में यह विधि सरल एवं सस्ती होती है, इसी कारण यह व्यवहारिक है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये सामूहिक संप्रेषण या कक्षा शिक्षण के गुण है। और यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए आपकी उपयोगी होती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, फ्राबेल के अनुसार शिक्षण क्या होता है, ये आपको बताना। तो फ्राबेल का मानना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फ्राबेल का क्या कहना है कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे सीखेंगे। सिंपल सी बात है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रेरणा के तरीके आपको बताना है। देखिए, प्रेरणात्मक तरीके सामान्यतः दो तरह के होते हैं, शाब्दिक प्रेरणा और दूसरा है अशाब्दिक। तो शाब्दिक में जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं, और अशाब्दिक प्रेरणा में जिसमें दंड व पुरस्कार आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है दोस्तों, ये आपको बताना। तो इसका उत्तर होगा, मैकडूगल का मानना है कि
रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नियोजन के सिद्धांत का महत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, योजना बनाकर कार्य से श्रम एवं समय की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार आपको लिखना है। तो दोस्तों, रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है, ये बताना है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय, ये आपको बताना है। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, शिक्षण सूत्र को परिभाषित करना है अब आपको। तो रेमंड के अनुसार क्या होता है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या आता है, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाना है आपको। सरल से जटिल की ओर इस सूत्र का आशय होता है कि छात्रों को पहले से पहले सरल उसके पश्चात जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। सिंपल सी बात होता है दोस्तों, कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हो कि किसी भी बुक्स में उठा लीजिए, पहला क्वेश्चन हमेशा आसान होता है, दूसरा उससे कठिन, तीसरा उससे कठिन और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपको लगता है कि सबसे कठिन है। तो यही है दोस्तों आपका सरल से जटिल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसके पृथक पृथक अंश की जानकारी दी जाती है। तो इसका आंसर होगा सूत्र पूर्ण से अंत की ओर। पहले आपको दोस्तों क्या किया जाता है, विषय की मतलब पहले दोस्तों आपको किसी विषय या जो तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी आपको याद रखना है, आपका शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंत की ओर। ठीक है ना, पहले आपको किसी का नाम बता देंगे, फिर बोलेंगे उनका जन्म तक हुआ था, ये वो, तो एक्सप्लेन करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते हैं, क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। ये तीन चीजें हैं, आपको यूपी टेट, सुपर टेट और हर जगह दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, पहला आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ये फार्मूला हमेशा मिलता है, पूर्ण से अंत की ओर वाला मिलता है, और दोस्तों सरल से जटिल की ओर ये भी मिलेगा, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही दिख रहे हैं आज तो। ठीक है ना, की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार को लिखना है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सूत्र को अपनाने पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा अंत सूक्ष्म बातों से हो। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कभी स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्ण से अंत की ओर, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षा प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण दोस्तों आपका शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि पर पार्कर का विचार आपको समझाना है। तो पार्कर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर के ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वर्णन विधि के तरीके आपको लिखने हैं। तो वर्णन विधि के तरीके आपके चित्र एवं मॉडलों द्वारा, दूसरा भ्रमण द्वारा, तीसरा करके या प्रयोग द्वारा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, व्याख्यान विधि के लाभ आपको बताने। तो दोस्तों व्याख्यान विधि के निम्नलिखित लाभ होते हैं, जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना होती है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा खेल विधि पर यूज एवं यूजेज का विचार आपको लिखना है। तो दोस्तों वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है
जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते आइए। इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है, यह कथन किसने व्यक्त किया है? तो दोस्तों किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल ने। इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी हैं? पहले दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यशाला का मूल सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों कार्यशाला का मूल सूत्र है उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। अब भ्रमण विधि से क्या आता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भ्रमण विधि, जो आपकी भ्रमण विधि का आशय है, सिंपल सी बात है, घूमना। स्पष्ट है कि इस विधि में स्थलों, वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भ्रमण विधि के लाभ आपको बताना है। क्या लाभ होता है? तो भ्रमण विधि के लाभ दोस्तों देखते हैं। पहला होता है दोस्तों सीखना रुचिपूर्ण लगता है। सामाजिक भावना विकास होता है, ठीक है, सामाजिक भावना का। समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं और सीखने में स्वतंत्रता रहती है। तो दोस्तों भ्रमण विधि है, आप भी कोशिश करते होंगे, चलिए घूम कर आते हैं कहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। देखिए टीएलएम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान इसका आंसर होता है टीएलएम का टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फुल फॉर्म होता है हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गतिविधि से क्या आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, दोस्तों ये गतिविधि है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है दोस्तों, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब सीखते सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं और यह शिक्षण की नवीन विद्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? देखिए बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को विकसित, ठीक है, क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है तथा इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। देखिए बाल केंद्रित क्वेश्चन ये बहुत बार आपको पूछा जाएगा पेपर में, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्रियात्मक क्रियापरक विधि से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख करना है आपको। तो रुचिपूर्ण शिक्षक संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित है। पहला आपका गीत कविता, दूसरा कहानी चित्रण, तीसरा खेल है, चौथा है अभिनय नाटक, पांचवा है भ्रमण निरीक्षण, छठा है पहेली, सातवां है दोस्तों वार्तालाप और आठवां है पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापन मतलब अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेज के अनुसार, इसकी भी परिभाषाएं पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस समय मतलब उस सीमा तक सीख ले कि वह अपने जीवन का अंग बन जाए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, ठीक है, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या आपका उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। उपचारात्मक शिक्षण की एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी, निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं को असंतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण होती है। उपचारात्मक शिक्षण
अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होती है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुके हैं, तो ध्यान में रखना है। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है दोस्तों, आपको अब ये बताना है। तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सन 1994 में। छात्रों की त्रुटियों का निराकरण किस प्रकार के शिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षण का लघु रूप, ठीक है, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में छात्रों के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, इसके जन्मदाता जनक एलन है। तो शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। प्रश्न कौशल के अंतर्गत प्रश्न कैसे हों? तो पहला दोस्तों, प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए, प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए, प्रश्न स्तरानुकूल हो, प्रश्नों में विविधता तथा वो बोधगम्य हो, प्रश्न पाठ के अनुसार क्रमबद्ध श्रृंखला में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न पूछकर, चित्र बनाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, वाक्य अधूरे छोड़कर या खेल गीत कविता द्वारा, फ्लैश कार्ड के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम स्तर से क्या अभिप्राय है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अपेक्षित अधिगम स्तरों को उन अधिगम दक्षताओं के अर्थ में निरूपित किया जाता है जिसमें किसी विशेष कक्षा अथवा शिक्षा स्तर के अंत में प्रत्येक छात्र द्वारा पूर्ण दक्षता की प्राप्ति अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम अनुभव के प्रकार आपको बताना है। तो ये दोस्तों मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक अनुभव, दूसरा भावात्मक अधिगम अनुभव, तीसरा है क्रियात्मक अधिगम अनुभव। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब की गई थी? इसका आंसर होगा सन या वर्ष 1986 में। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अपेक्षित अधिगम स्तरों का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों आपका डॉक्टर R.H. दबे समिति द्वारा या दुबे समिति होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विज्ञान शिक्षण के लिए। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नवीन विधा है। जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। तो हो सकता है दोस्तों आपने बचपन में भी आपके साथ देखा होगा, कक्षा 1 कक्षा 2 सब लोग साथ मिलकर बैठते थे ना, तो वही चीज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पारवश ने किया था, ठीक है, पारवश ने। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्ले वे पुस्तक के लेखक हेनरी कार्ड वेलकुक हैं, ठीक है, इसको ये ध्यान में रखना आपको। कि शिक्षण पद्धति में पहली बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर बल दिया गया दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका मॉन्टेसरी पद्धति में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, इसको देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या आपका अभिप्राय क्या है? तो ऐसे उपकरण साधन या सामग्री जो शिक्षण को सरल सहज रूप से बोधगम्य बनाते हैं उन्हें शिक्षाविद शिक्षण अधिगम प्रणाली का नाम देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री होती है जो शिक्षण अधिगम को गति देती है। अगला क्वेश्चन, स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, एक देखना होता है, सुनना होता है और देखना सुनना, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम की सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। तो क्या क्या दोस्तों उपलब्धता के आधार पर क्या क्या उपलब्ध है? बालकों एवं अध्यापकों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजारों से क्रय सामग्री, शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री तथा प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं एवं सामग्री। डाइट का पूरा नाम लिखिए दोस्तों, ठीक है, काफी बच्चे डाइट में पढ़ भी रहे होंगे, तो इस हमें बोलने से पहले अगर आप लोग अपना नाम पूरा बता दिए होंगे डाइट कॉलेज का क्या होता है। तो दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
ये होता है डाइट का पूरा नाम। काफी बच्चे हो सकते हैं एडमिशन ना पाए हो सरकारी कॉलेजेस में। चलिए कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, एनवीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं संकुल प्रभारी। बीआरसी दोस्तों काफी सुना होगा आपने, का पूरा नाम लिखिए तो बालक संसाधन केंद्र। एनपीआरसी का पूरा नाम दोस्तों ये भी काफी सुना होगा, तो इसका आंसर हो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, याद रखना है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानाध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में, या नाम बदल चुका है प्रयागराज। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पर है आपका? इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज याद रखना है। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में। राज्य तकनीकी संस्थान लखनऊ में। आंग्ल शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में या प्रयागराज। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज। एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए तो दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी की बुक्स आपने काफी सुना होगा नाम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शैक्षिक और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? सन 1981 में। एनसीईआरटी कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपका एनसीईआरटी वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। एससीईआरटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका लखनऊ। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आए दोस्तों तो इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों आप लोग? नई दिल्ली लिख लेंगे, NEW, न्यू दिल्ली। और दोस्तों लेकिन एससीईआरटी की बात पूछा जाएगा तो कहाँ पर है ये आपका लखनऊ में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा? एनसीटीई का पूरा नाम दोस्तों लिखना है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, एनसीटीई। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप, सीमेट कहाँ पर है? इसका पूरा नाम तथा इसका गठन कब हुआ ये बताना है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। ठीक है दोस्तों, तथा इसका गठन सन 1995 में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 1995 में। ठीक है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के संबंध में बताइए। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग में सरलता, भिन्नता, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं अधिगम स्तर में तीव्रता तथा स्थायित्व आदि ऐसे गुण हैं जो कि उसके सर्वोत्तम स्वरूप को विकसित करते हैं। उत्तम शिक्षण सामग्री की दो विशेषताएं दोस्तों लिखनी है। शिक्षण सामग्री बिना लागत की होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री अल्प लागत की भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो कक्षा में विषय वस्तु का प्रदर्शन करना। शिक्षण में सहायक श्रव्य उपकरण कौन से दोस्तों? तो इसका आंसर होगा रेडियो। श्रव्य का मतलब वही होता है सुनने वाला दोस्तों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित पहली डाल्टन, दूसरी मॉन्टेसरी पद्धति, तीसरी किंडरगार्टन पद्धति क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आपकी आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्रियाशीलता के सिद्धांत के गुण आपको दोस्तों लिखना है। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के गुण निम्नलिखित हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, बालक कार्य या पाठ को शीघ्र सीख जाते हैं, बालकों का व्यवहार परिमार्जन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुचि का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों देखिए, शिक्षण द्वारा किसी पाठ को चित्रों, मॉडलों तथा कहानियों के आधार पर पढ़ाया जाना रुचि पर आधारित शिक्षण होती है। अगला क्वेश्चन, नियोजित शिक्षण के लाभ दोस्तों आपको बताने हैं। तो नियोजित शिक्षण के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है, श्रम व समय की बचत होती है, अधिगम क्रमबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। उक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक राय बर्न का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, आवृत्ति के आधार पर शिक्षण के तरीके क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो आवृत्ति के आधार पर शिक्षण के तरीका निम्नलिखित हो सकते हैं। मौखिक परीक्षा, गृह कार्य, छात्रों से पाठ समझाने को कहना। कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान, कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों छात्र अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पूर्व अनुभव से क्या अभिप्राय होता है? देखिए, पूर्व अनुभव से अभिप्राय व्यक्ति के पिछले विचारों, कृत्यों, ज्ञान तथा अनुभव से लगाया जाता है। सुनियोजित संप्रेषण से क्या आशय होता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो सुनियोजित संप्रेषण से अभिप्राय उचित प्रकार की योजना, ठीक है ना, उचित प्रकार से योजना बनाकर संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करना है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? विषय से क्रमबद्धता, पूर्व ज्ञान से संबंधित, प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित एवं प्रेरणास्पद, उद्देश्यपूर्ण।
प्रश्न प्रविधि के जन्मदाता कौन है? इसका आंसर होगा दोस्तों सुकरात। ठीक है। विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से उक्त कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर रविशंकर मेनन का। वर्णन विधि से आपका क्या अभिप्राय है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इस विधि में विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: चित्र एवं मॉडलों का उचित प्रयोग, भ्रमण, कार्य को करके प्रयोग द्वारा। ठीक है ना, कार्य को करके या प्रयोग के द्वारा। शिक्षण के अंतर्गत वर्णन विधि में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों वर्णन विधि में अंतर्गत शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं? वर्णन विषय वस्तु पर आधारित हो, भाषा शैली एवं स्पष्ट होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट। वर्णन करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? व्याख्यान विधि के कोई 2 लाभ दोस्तों आपको बताने हैं। तो 2 लाभ इसके चलिए देख लेते हैं। पहला, स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। इस विधि से बालक को पाठ के हर पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब हम लोग देखेंगे, शिक्षण में स्पष्टीकरण विधि के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। तो दोस्तों इसके 2 लाभ कौन थे? क्रमबद्धता तथा तार्किकता, प्रत्येक पहलू तथा बिंदु का ज्ञान। छात्र समूह में कार्य करके ही वास्तविक रूप से सीखते हैं। स्पष्ट करना है। समूह चर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षण को निम्न बिंदुओं पर द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। कौन कौन से? चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए, समूहों का विभाजन छोटी छोटी इकाइयों में होना चाहिए, एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर मूल्यांकन भी करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुचिपूर्ण शिक्षण की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती है? करके सीखने की विधि, ठीक है, का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना, आनंददायक शिक्षण पद्धति अपनाना, बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम स्तर पर निर्धारण क्यों किया जाता है? ठीक है दोस्तों, आपका अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य हैं: विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उत्तम हो सकती है? जो विषय वस्तु को अच्छी तरह समझती हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो निर्मित की जा सकती हो, कक्षा के सभी छात्रों को प्रेरित करने वाली हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को किसके प्रयोग में दक्ष होना चाहिए? देखिए दोस्तों, शिक्षक द्वारा शिक्षक के अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसी अधिगम प्रणाली जो आकार, प्रकार, रंग एवं कलात्मक पूर्ण हो प्रयोग करना चाहिए। ऐसी सामग्री में निम्न को सम्मिलित करते हैं: जो एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो सके, जो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके, जो विषयवार पाठ के अनुरूप हो। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो दोस्तों छात्रों को कुशलतम पारंगतता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का हमें लक्ष्य होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का क्या है, पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य किसका है? तो विद्यालय में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य शिक्षक का होता है। निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, शिक्षण सामग्री के रख रखाव में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां नमी तथा दीमक ना हो, कीड़े आदि से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं का प्रयोग करना चाहिए जिसमें वह अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सके। शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है दोस्तों, अब आपको ये बताना है। तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यवहारिक कौशलों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षक आधारभूत शिक्षण कला में निपुण नहीं है तो वह छात्रों का उचित मार्गदर्शन करने और उनमें वांछित परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण होने के लिए शिक्षण क्रिया के समय शिक्षण द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी करके उनका अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न व्यवहारों का संपादन होता है, इस प्रकार व्यवहारों को शिक्षण कौशल हम कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया को उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जा सके। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य आपको बताने हैं।
मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति संप्रेषण के 2 लाभ बताने हैं। ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही भाषा तथा सही उच्चारण सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना है। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शुरुआत में हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। देखिए, प्रयोग, प्रदर्शन, अनुसंधान विधि, क्योंकि यही बालक करके सीखता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। रटने के बजाय सीखने पर बल। देखिए दोस्तों, सही बात है, अगर आप लोग रटना छोड़ के सीखना शुरू कर दें तो फिर तो कभी भूलेंगे ही नहीं आप लोग। अगला, सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास और हास्य एवं अवरोध को रोकना। पाठ प्रस्तावना कौशल का क्या उद्देश्य होता है। जो कुछ विद्यार्थी जानते और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात, अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ठीक है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऐसी शिक्षण सामग्री जो अनेक उद्देश्य की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों में रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो कौन कौन से इसके प्रमुख घटक हैं। प्रेषक, संदेश और ग्राही। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय होता है। तो दोस्तों बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है और वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है, याद करता है, उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे कितना भी कठिन हो। दोस्तों होता है काफी बच्चे जो बायो होता है, देखिए शुरुआत में कितना इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आप पहले 2-3 दिन पढ़ते हैं, तो अगर एक बार आपका मन लग चुका तो दोस्तों आप तो पूरी बॉडी की एक एक चीजें रट्टा मार लेंगे। तो वही चीजें होती हैं दोस्तों जो पढ़कर आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं। अगला क्वेश्चन, उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता आपको बतानी है। उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक, बोधगम्य एवं स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और नया ज्ञान प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक अगर आपको किसी बात के लिए एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक उतनी मजा नहीं आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। बालक ने जो कुछ सीख लिया है, ठीक है, वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले तो आपने कुछ सीख रखा है ना, जो आपने दोस्तों पहले सीख रखा है, आज वही इस वीडियो को देखकर और उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताना है। तो क्या होता है दोस्तों इसके सोपान। तो पहला दोस्तों आपका हो गया पूर्व तैयारी, उद्देश्य का निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था होती है, विषय, ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, ठीक है, अभ्यास, पांचवा छठा अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण और सातवां आपका प्रयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ आपको लिखना है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से होता है दोस्तों जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करके या करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उनकी कठिनाइयां, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभाव को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। ठीक है ना, ये उपचारात्मक शिक्षण था आपका। अब दोस्तों बात करते हैं खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के आपको नाम बताने हैं। खेल पर क्या क्या आधारित होता है दोस्तों, ठीक है, इसको आइए देखते हैं। तो पहला आपका खेल विधि, प्ले वे मेथड, किंडरगार्टन विधि, ठीक है दोस्तों। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, चौथा आपका प्रोजेक्ट विधि और पांचवा डाल्टन मेथड या विधि। किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करना दोस्तों, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। याद होगा आपने पहले पढ़ रखा है इसी वीडियो,
पहले का मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि आपने बचपन में पढ़ रखा है, आप इसी वीडियो में आपने देखा था सब। शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय होता है दोस्तों? देखिए, शिक्षण के स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से आपको ये बताना है। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। पहली बात, पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक में मौखिक और लिखित संप्रेषण आता है और अशाब्दिक में वाणी संप्रेषण, मुख मुद्राएं एवं चक्षु संपर्क, स्पर्श संपर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का महत्व निम्न प्रकार से होता है। बालकों को प्रेरित करना, रुचियों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं का पता लगाना, क्रियाशीलता हेतु बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान का पता लगाना, ध्यान केंद्रित करने के लिए, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिता आपको लिखनी है। तो इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको समझाना है। तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी व्यक्त रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। प्रश्नों की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। बच्चों की शारीरिक, मानसिक अवस्था, रुचि, योग्यता तथा अभिरुचि पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, ये आपको समझाना है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों के उत्तर को संशोधित करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए और छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए भी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को हमें लिखना है। तो दोस्तों पहला उद्देश्य आपका होगा सामान्य, दूसरा होगा विशिष्ट उद्देश्य। तो ये सब दोस्तों आपको बनाकर लिख देना होगा पेपर में, लेकिन खाली आप समझना है कि कैसे लिखना है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपको शुरुआत करना है कि जैसे सामान्य उद्देश्य में कि बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। अब दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखेंगे आप लोग, इसको देखते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तक तथा निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट के कालांश में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षक महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं और महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट जानकारी दे रहा है, तो विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो कथन रोचक व बालकों को प्रेरित करने वाला हो, कथन घटना को स्पष्ट व सरल बनाने वाला हो, कथन की भाषा सरल व बोधगम्य हो, कथन में आवश्यकता अनुसार उदाहरण, दृष्टांत, चार्ट, मानचित्र इत्यादि प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 TLM, ठीक है ना, का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग दोस्तों आपको लिखना है। पहला दोस्तों आपका तीलियां, गोलियां। तीलियां दोस्तों आपका गिनती सिखाने, जोड़ बाकी सिखाने में, और गोलियां दोस्तों जोड़ बाकी गुणा सिखाने में। ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीजें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या आता है, इसको देखते हैं। खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों का आपको नाम लिखना है। तो खेल पर आधारित कौन कौन से, खेल विधि हो गया दोस्तों किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि, अभी हमने तुरंत देखा था। दक्षता आधारित शिक्षण विधि को 2 सोपान आपको दोस्तों लिखना है। पूर्व तैयारी, उद्देश्य का निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम, निर्णय का समन्वयीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। देखिए पहला, बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों में प्रयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए दोस्तों इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य, तीसरा दृश्य और श्रव्य। देखिए दृश्य मतलब जो देखा जाता है ना, श्रव्य मतलब सुनने वाली बात होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है, शिक्षण के संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है। देखिए बालक की जैविकीय परिपक्वता, वातावरण से सार्थक क्रियाएं, तीसरा है अंतः क्रिया द्वारा ग्रहण करना, चौथा है संतुलन। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय होता है, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे हम लोग अब इस वीडियो में।
देखिए पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान, ठीक है, अधिगम मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है, ठीक है ना, तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण की आगमन विधि से आपका क्या अभिप्राय है, ये दोस्तों आपको बताना है। देखिए आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। यह क्रिया विशिष्ट वस्तुएं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो इसी को हम एक सामान्य नियम बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसी को हम दोस्तों सामान्यीकरण भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, ये समझाना है। देखिए बालक ने जो कुछ सीख लिया है वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज आपने पहले भी देखा। अब दोस्तों बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है दोस्तों, ये आपको समझाना है। देखिए शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि छात्रों को निर्देश देते हुए उनकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला दोस्तों शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना, प्रेषण, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। अब दोस्तों बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। शिक्षण सूत्रों में होने वाले 2 लाभ बताने दोस्तों। देखिए अब आप तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाता है। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा सुव्यवस्थित बनाता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ दोस्तों आपको बताना है। तो इसके लाभ कौन कौन थे। इस विधि के प्रयोग से, ठीक है, प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। इस विधि से छात्रों की समस्या एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर प्रविधि आप एक तरह से ये समझिए, जब क्लास में आप लोग बहुत चिल्लाते होंगे तो टीचर देखते नहीं वो रैंडमली क्वेश्चन पूछता है, चलो खड़े हो जाओ तुम बताओ क्या हमने पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन से दोस्तों काफी बच्चे डर जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो वो भी ध्यान से सुनते हैं। तो ये विधि बहुत कारगर होती है। तो आप लोग भी जरूर यूज करिएगा जब आप लोग की टीचिंग लगेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या जो आपकी व्याख्या एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये था आपका काठिन्य निवारण। तो दोस्तों आज हमने देखे ढेर सारे क्वेश्चन और उम्मीद करते दोस्तों आप हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर एक बार में समझ में आए तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से लेकर 5 बार देखिएगा, ठीक है, या 10-10 बार आप वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जितनी बार आप रिपीट करेंगे, आपने भी देखा दोस्तों आवृत्ति जितनी बार आप करते हैं उतनी ज्यादा आपको याद होने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप भूल रहे हो, समझ में आ गए हो, देखिए ये आपको समझना ज्यादा नहीं, मेन बात होती है कि आपके मन में थोड़ा बहुत बैठ जाए, जब पेपर में आएगा तो आप उसको बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन दोस्तों इसी बेस पर होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुविकल्पिक दोस्तों अभी तक वीडियो आपने ना देखी तो इस वीडियो को समाप्त होते ही सबसे पहले बहुविकल्पिक वीडियो देखेंगे, पार्ट 1 है दोस्तों जो कि, और एक पार्ट 3 दोस्तों आपकी लघु उत्तरी वीडियो है, और ये आपकी दोस्तों अति लघु उत्तरी की थी पार्ट 2। तो दोस्तों ये सारी वीडियोस बन के आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार होता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तो आपको मिलनी चाहिए ना, नहीं तो दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।